Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 12th, यहाँ पे देखेंगे हम लोग भूगोल के बारे में, स्पेशली ज्योग्राफी रहेगा इसमें। और इस ज्योग्राफी में स्पेशली हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डील करेंगे, जो कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और ये सेशन 2023-24 के सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और सब क्वेश्चन आपका हिंदी में होना है, ये भी याद रखनी है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। खैर चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कह रहा है किसी देश में लिंग अनुपात को निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम बात करेंगे लिंग अनुपात का, किसी भी देश का, किसी पर्टिकुलर, खासतौर से हम किसी विशेष रूप से किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं। लिंग अनुपात को व्यक्त करने के लिए हम कौन सा टर्म, कौन सा यहाँ से रूप को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त हो सकता है, या प्रति लाख महिलाओं पर पुरुषों की संख्या में व्यक्त हो सकता है, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, या लास्ट में डी दे रखा है, ए और सी दोनों तरीके से। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। कोई देश ऐसा होता है जो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देकर के क्या करते हैं, लिंग अनुपात को दिखाते हैं। या कुछ देश ऐसे होते हैं जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डाल करके क्या करते हैं, लिंग अनुपात पता करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे स्पेशली भारत के संदर्भ में, तो भारत ऑप्शन सी को फॉलो करते हैं। ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में लिंग अनुपात को व्यक्त करते हैं। तो ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्रति प्रतिकूल लिंग अनुपात का कारण नहीं है। महिलाओं के प्रति ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, या विवाह। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे विवाह हो जाना है, जो कि मैरिज होती है, वो लिंग अनुपात का कारण नहीं है। आप याद रखेंगे ऑप्शन डी के बारे में। अगला सवाल है नंबर 3 में, विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के महाद्वीप के देश में पाया जाता है। कौन से महाद्वीप के देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, या फिर एशिया महाद्वीप, या फिर यूरोप महाद्वीप, या फिर ओशनिया में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है यहाँ पर। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा क्या जाता है, लिंग अनुपात पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा नंबर 4 में, जनसंख्या के उत्पादक समूह, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव ग्रुप के बारे में। प्रोडक्टिव ग्रुप, उत्पादक समूह निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल करता है। तो याद रखेंगे उत्पादक समूह के लिए अगर हम आयु वर्ग की बात करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से पहला है 0 से 15 साल के बीच को बोला जाता है, या 16 से 64 साल के बीच के लोगों को बोलेंगे, या 15 से 59 साल के लोगों को बोलेंगे, या फिर 60 से 65 साल के लोगों के बीच को बोलेंगे। तो याद रखना है ऑप्शन सी होना है, जो कि 15 से 59 साल के जितने भी लोग होते हैं उसको प्रोडक्टिव ग्रुप यानी कि उत्पादक समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहाँ तक बात है हमारा 0 से 15 साल, तो इसको हम लोग बच्चे के ग्रुप में रखते हैं, चिल्ड्रन यंग के ग्रुप में रखते हैं। और जो हमारे 59 प्लस के लोग होते हैं उसको हम लोग बूढ़े के ग्रुप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो याद रखनी ये सारी चीजें। तो ऑप्शन सी हो जाना है, जो 15 से 59 साल का रहेगा वो हमारा उत्पादक समूह कहलाएगा, यानी प्रोडक्टिव ग्रुप कहलाएगा। अगला सवाल है नंबर 5 में, जिस देश की जनसंख्या का पिरामिड, हम पिरामिड की बात करें, जनसंख्या का पिरामिड विस्तृत आधार और तेजी से पतला शीर्ष है, तो वो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो विस्तृत आधार का मतलब आधार आपका चौड़ा है और आपका ये वाला जो सीन चलेगा वो आपका पतला होता जाएगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो त्रिभुजाकार में उसका पिरामिड बनेगा। तो वो किस देश की विशेषता हो सकती है वो बतानी यहाँ पर। ऑप्शन है निम्न जन्म दर होगा और उच्च जीवन प्रत्याशा होगी, या उच्च जन्म दर होगा और कम जीवन प्रत्याशा होगी, या उच्च मृत्यु दर होगा और उच्च जन्म दर भी होना है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। जन्म जो होगा वो आपका, जन्म दर जो होगा वो उच्च होगा, हाई बर्थ रेट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, पैदा तो हो रहा है, लेकिन उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो घटती चली जाती है, वो ज़्यादा नहीं है। इसलिए आपको इस तरीके से इसका पिरामिड देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी होगा, उच्च जन्म दर और कम जीवन प्रत्याशा। अगला सवाल है नंबर 6 में, निम्न में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है। हम याद रखेंगे, हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है गतिविधि के बारे में। गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 रूप में क्या किया गया है, आपको बांटा गया। एक तो प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक होता है, तीसरा तृतीयक होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राथमिक गतिविधि कौन सा नहीं है। तो कृषि,
खनन, मत्स्य या फिर उत्पादन। याद रखेंगे कृषि प्राथमिक में आता है, खनन भी प्राथमिक गतिविधि में आता है, मत्स्य यानी कि मछली पालन भी आपके प्राथमिक में आता है। लेकिन ऑप्शन डी की जब हम बात करेंगे उत्पादन, उत्पादन बोले तो विनिर्माण की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, जो कि आपके प्राथमिक गतिविधि में नहीं बल्कि आपके द्वितीय गतिविधि में आती है। तो द्वितीय गतिविधि में आती है यानी कि सेकेंडरी आपके क्या हो जाएगा, सेक्टर में आएगा ऑप्शन डी। तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाना है, जो कि प्राथमिक गतिविधि नहीं है। अगला सवाल है नंबर 7 में, किसी देश का मजबूत सामाजिक आर्थिक विकास साक्षर जनसंख्या के उच्च अनुपात का परिणाम है। आप देखेंगे किसी देश का मजबूत होना है, क्या होना है भाई, स्ट्रांग है क्या, सामाजिक और आर्थिक विकास जो साक्षर जनसंख्या के उच्च अनुपात का परिणाम है। तो बताना ये कि यह निम्नलिखित में से यहाँ 4 ऑप्शन है, किस सकारात्मक बाह्यता की ओर ले जाता है। ऑप्शन है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है भाई। दूसरा है महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति होगी, डेफिनेटली महिलाओं की स्थिति जो सामाजिक स्थिति होगी वो भी बेटर होगा, उच्च होगा। तीसरा है बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, और जो शैक्षणिक सुविधाएं जो होती है शिक्षा से रिलेटेड कोई जो सुविधाएं होगी वो भी बेहतर होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, जो कि ऊपर के सभी यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ऐसा जो आपकी इस ऑप्शन में सही नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन डी सभी हो जाना है। अगला सवाल है नंबर 8 में, विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में, सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में। ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, नेपाल या फिर चीन। तो याद रखेंगे कतर हो जाना यहाँ पर ऑप्शन, सबसे लिंग अनुपात देश के अंदर हो जाएगा कतर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कतर के कैपिटल का, तो याद रखेंगे कतर का जो राजधानी होता है वो दोहा होता है। सऊदी अरब की बात करेंगे तो इसका कैपिटल रियाद हो जाना है, ठीक है। नेपाल का कैपिटल की बात करेंगे तो काठमांडू होगा, ये बात याद रखेंगे, काठमांडू। और चीन की अगर हम बात करेंगे तो चीन का कैपिटल बीजिंग हो जाना है, ये बात भी याद रखनी है। सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 9 में, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड एक पूर्ण त्रिभुज है। हमने अभी कुछ देर पहले त्रिभुजाकार की बात करे थे। अगर हम पिरामिड देखेंगे, इनमें से 4 देश का ऑप्शन दे रखा है, इन 4 देश में से बताना है कि आपका वो कौन सा देश है जिसका जो पिरामिड बनता है, आयु लिंग पिरामिड, वो त्रिभुजाकार में बनता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है जापान, चौथा है आपका यूएसए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है, नाइजीरिया में क्या बनेगा आपका त्रिभुजाकार पिरामिड बनना है। अब इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक आप लगा सकते हो। नाइजीरिया एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो एक अफ्रीकी देश है, और अफ्रीका जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति से काफी पिछड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे जन्म दर जो है वो काफ़ी उच्च है, लेकिन वहीं पे अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो वो काफ़ी लो है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो पिरामिड बनता है वो त्रिभुजाकार बनता है। तो ये बात आज याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होगा जो अमीर देशों में आता है, जापान भी नहीं होगा जो अमीर देशों में आता है, यूएसए भी नहीं होगा जो कि अमीर देशों में आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी हो जाएगा नाइजीरिया के बारे में। अगला सवाल है नंबर 10 में, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, दूसरा है लातविया, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा लातविया। लातविया एक क्या हो जाएगा आपका यूरोपियन देश हो जाएगा, यूरोपियन कंट्री, जो कि आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले देशों में आएगा इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दुनिया में किस महाद्वीप के पास है, तो वो यूरोप के पास ही है। किसके पास है भाई, यूरोप के पास है, और ये लातविया एक यूरोपियन कंट्री ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी हो जाएगा लातविया। अगला सवाल है नंबर 11 में, किसी देश की आश्रित जनसंख्या इनमें से किस आयु वर्ग में आता है। देखो आश्रित जनसंख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ग्रुप। क्या बोलेंगे भैया, डिपेंडेंट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बात करा था प्रोडक्टिव ग्रुप के बारे में। तो डिपेंडेंट ग्रुप का मतलब ही होता है आप किसी और पे डिपेंड हो। आश्रित जनसंख्या का मतलब होता है आप किसी और पे आश्रित हो, डिपेंड हो। तो वो कौन होता है, 0 से 15 वर्ष वाले बच्चे होते हैं, या 15 से 59 वाले लोग होते हैं, या 59 वर्ष और उससे अधिक वाले लोग होते हैं, या ए और सी दोनों। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। आसान सा सवाल था जिसमें ए और सी दोनों होगा। अब ए में कह रहा है 0 से 15 साल, जिसको हम लोग बच्चे कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे जो है वो अपने माँ बाप पे आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो इस वजह से ये ग्रुप तो आएगा। दूसरा सी में कह रहा है 59 वर्ष और उससे अधिक, जो इसमें बूढ़े लोग होते हैं। एक्चुअली में बूढ़े लोग भी कमाते गजाते नहीं है, उनको भी अपने बच्चों पर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए और सी दोनों हो जाएगा, और बी तो नहीं होना है क्योंकि बी जो होगा वो प्रोडक्टिव ग्रुप होगा, जो कमाई करने वाले ग्रुप होते हैं, वो आपका ऑप्शन बी होगा। इस वजह से ऑप्शन
बी तो नहीं होना है, डी हो जाएगा जिसमें ए और सी दोनों इंक्लूड है। सो प्लीज याद रखेंगे आश्रित जनसंख्या में बच्चे भी आते हैं और बूढ़े भी आते हैं। बच्चे का एज ग्रुप होता है 0 से 15 साल और बूढ़े का होता है 59+। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 12 में कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है। हम देखो पूरी वर्ल्ड की बात करें, पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे। अब वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका औसत लिंग अनुपात की बात करेंगे तो वो कितना है। ऑप्शन है प्रति 100 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है, या प्रति 100 महिलाओं पर 101 पुरुष है, या प्रति 100 महिलाओं पर 100 पुरुष है, या प्रति 101 महिलाओं पर 100 पुरुष है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा जो कि प्रति 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है। क्या है भाई, ये पूरे विश्व का यानी पूरी दुनिया की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है कि पूरे 100 महिलाओं पर, प्रति 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, 102 पुरुष हैं। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल है नंबर 13 में युवा जनसंख्या का उच्च अनुपात क्या दर्शाता है। अब युवा जनसंख्या का अगर अनुपात उच्च है, हाई है, युवा जनसंख्या बात करें जो आपके प्रोडक्टिव ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, उसका अनुपात ज्यादा है तो वो क्या बताता है हमें, निम्न जन्म दर बताता है, या उच्च जन्म दर बताता है, या निम्न मृत्यु दर बताता है, या उच्च मृत्यु दर। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है, उच्च जन्म दर। डेफिनेटली बच्चे जब पैदा होंगे तो धीरे धीरे जवान होगा, और जवान होते ही 15 साल प्लस जैसे ही हुआ तो वो आ गया ना प्रोडक्टिव ग्रुप में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, उच्च जन्म दर होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 14 में किस समूह को उत्पादक समूह के रूप में जाना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिव ग्रुप यानी कि उत्पादक समूह, लेकिन यहाँ पे एज ग्रुप ना दे करके कुछ और दिया गया है, जनसंख्या दी गई है। अब उन जनसंख्या को बताना है जो कौन उत्पादक समूह के रूप में हम जानते हैं। युवा जनसंख्या को उत्पादक समूह कहते हैं, या कार्यशील जनसंख्या को हम बोलेंगे, या वृद्ध जनसंख्या को बोलेंगे, उत्पादक समूह, या इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। तो याद रखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं युवा जनसंख्या का जो एज ग्रुप होता है वो 0 से 15 साल होता है। कितना होता है भाई, 0 से 15 साल होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या जो होता है वो 15 से 59 साल के बीच वाले लोगों को बोलेंगे कार्यशील जनसंख्या। तीसरा होता है वृद्ध जनसंख्या, जो 59+ के जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे वृद्ध जनसंख्या। तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्पादक समूह जो होगा वो तो कार्यशील जनसंख्या होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या को उत्पादक समूह के रूप में हम व्यक्त करते हैं, उस रूप में जानते हैं जो कि 15 से 59 साल के बीच के लोगों को बोला जाता है। सो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 15 में किस समूह को प्रजनोत्तर समूह यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी कहा जाता है। किस समूह को, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, युवा आबादी को, या कामकाजी आबादी को, या उम्र बढ़ने वाली आबादी को, या ए और सी, बी और सी दोनों। तो अगेन मैं बताऊंगा, युवा यानी कि 0 से 15 साल, ठीक है, कामकाजी जो कि 15 से 59 साल, और आबादी उम्र बढ़ने वाली आबादी जो होगा वो 59+ वाले को बोलेंगे। तो प्रजनोत्तर समूह यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, उसके बाद वाला। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सी हो जाएगा। उम्र बढ़ने वाली जो आबादी होती है, जो 59+ के जो लोग होते हैं, उसको बोला जाता है हमारा प्रजनोत्तर समूह कहा जाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के रूप में हम जानते हैं 59+ वाले को। अगला सवाल है नंबर 16 में किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड एक पूर्ण त्रिकोणीय आकार को दर्शाता है। त्रिकोणीय आकार को दर्शाएगा, लाइक हमने ये तीसरी मर्तबा इस तरह के सवाल को हम चेक कर रहे हैं अभी, जो त्रिकोणीय पिरामिड के रूप में दर्शाता है। बढ़ती जनसंख्या को, या लगातार जनसंख्या, लगातार नहीं होना यहाँ पर, मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया होगा, यहाँ पे स्थिर होना चाहिए। ठीक है, स्थिर जनसंख्या को, या स्थिर आबादी को, या घटती जनसंख्या को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे, देखेंगे इधर को पैदा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, तो इधर जाकर के वो शीट्स बन जाता है थोड़ा सा पतला। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ए हो जाएगा, जो कि बढ़ती जनसंख्या को दिखाता है। कौन, त्रिभुजाकार के जो आपके पिरामिड होते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या होगा, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। सो इस बात को भी आपने ध्यान देनी है। चलते हैं अगले सवाल में, नंबर 17 यहाँ पे आपका, किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड घंटी के आकार को दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखोगे अब घंटी के आकार का ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या में, या लगातार, फिर आगे यहाँ पर अगेन लगातार, सॉरी ये पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि यहाँ पर स्थिर आबादी होना चाहिए, स्थिर आबादी या घटती जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, जब अगर घंटी के आकार का आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपने ऑप्शन बी लगाना है, स्थिर जनसंख्या में। इस कंडीशन में होता यह है कि यहाँ पर बराबर में पैदे भी होते हैं और बराबर में आपका मृत्यु भी होती है। तो इस कंडीशन में आपका जो रहता है, जो जनसंख्या का पिरामिड बनता है, वो आपके घंटी के आकार का बनता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, जो घंटी के आकार का क्या बनाता है, पिरामिड बनाता है अपनी जनसंख्या का।
अगला सवाल है नंबर 18 में कि किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड एक संकीर्ण आधार और एक पतला शीर्ष दिखाई देता है। संकीर्ण आधार का मतलब छोटा सा रहेगा और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, फिर ऊपर में जाकर फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो संकीर्ण आधार और पतला शीर्ष वाला जो पिरामिड बनता है ये किस प्रकार की जनसंख्या का बनता है? बढ़ती जनसंख्या का, लगातार आबादी का, या घटती जनसंख्या का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा जो कि घटती जनसंख्या का होगा। किसका होगा? घटती जनसंख्या का। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। ठीक है, जापान। तो याद रखेंगे संकीर्ण आधार हो और एक पतला शीर्ष हो तो इसको बोलेंगे हम लोग घटती जनसंख्या का सिंबल होगा इस तरह के पिरामिड को। अगला सवाल है खनन है। अब खनन क्या है? गतिविधि है भाई, चारों में गतिविधि लिखा हुआ है तो खनन एक गतिविधि है, बट किस तरह का गतिविधि है? प्राथमिक गतिविधि है, माध्यमिक गतिविधि है, या फिर तृतीयक गतिविधि है, या फिर चतुर्धातुक, बोला जा रहा है चतुर्धातुक गति, अच्छा सॉरी, फोर्थ कैटेगरी में जो आते हैं आपका चतुर्धातुक गतिविधि। तो बताना खनन कैसी गतिविधि है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि प्राथमिक गतिविधि है, प्राइमरी सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राथमिक गतिविधि का एक बेस्ट एग्जाम्पल जो कि खनन होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइनिंग। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 20 में बांग्लादेश और मैक्सिको, ये एक देश है, ये एक एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल है ढाका। मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, बांग्लादेश का ढाका, और मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उत्तरी अमेरिका की देश है, जिसको आप लोग बोल सकते हो उसका कैपिटल में मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी ही कहते हैं। तो इसके जो आयु लिंक पिरामिड है वो किस प्रकार के है? किसका? बांग्लादेश और मैक्सिको का। बढ़ती जनसंख्या वाला है, या लगातार आबादी, बोले तो लगातार का हटा दो, इधर आप लिख दो स्थिर आबादी वाला है, या फिर घटती जनसंख्या वाला है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, बांग्लादेश और मैक्सिको की जो आबादी वाला जो उसके आयु लिंक का जो पिरामिड बनेगा वो बढ़ती जनसंख्या वाले पिरामिड की तरह बनेंगे। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है नंबर 21 में कि किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड आमतौर पर विकसित देशों की विशेषता है। हम बात कर रहे हैं विकसित देशों की, तो विकसित देश में जैसे यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूएसए हो जाना है, यूके हो जाना है, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज हो जाएंगे, ये सब के सब विकसित देशों में आते हैं। तो विकसित देशों की विशेषता है जहां जनसंख्या की वृद्धि जो होती है ना वो जीरो होती है, लगभग जीरो होता है। देखो भाई, जनसंख्या की वृद्धि लगभग जीरो होती है और ये मैक्सिमम आपको विकसित देशों में ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है? बढ़ती जनसंख्या की वजह से ऐसा होता है, या लगातार आबादी, स्थिर आबादी, लगातार अगेन कट करो इसको, या स्थिर आबादी कांस्टेंट पॉपुलेशन की वजह से, या घटती जनसंख्या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की वजह से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, घटती जनसंख्या की वजह से ही इनकी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जीरो होती है। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या अगर वृद्धि करेगा, अगर बढ़ेगा जनसंख्या तो जीरो थोड़ा ना होगा इसकी वृद्धि, वो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव में नंबर्स आएंगे। बट यहाँ पे जीरो की बात करेंगे तो ऐसे में क्या होती है? जनसंख्या घटती जाती है, और जनसंख्या घटेगी तो ग्रोथ रेट क्या बनेगा? उसका जीरो बनेगा, वृद्धि दर क्या रहेगी? उसकी जीरो रहेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 22 में निम्नलिखित में से किस एक के कारण संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात कम हो गया है? हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई एक देश है ये, ठीक है, गल्फ कंट्री है, इसका एक कारण बताना है जिसकी वजह से लिंग अनुपात वहां पे क्या हो गया है? कम हो गया है। ऑप्शन है पुरुष कामकाजी जितने भी आबादी थे उसका चयनात्मक प्रवास हो गया, माइग्रेशन हो गई है, या पुरुषों की उच्च जन्म दर उसका एक रीजन है, या महिलाओं का कम जन्म दर उसका एक रीजन है, या महिलाओं का उच्च बाहरी प्रवास इसका एक रीजन है। तो याद रखेंगे यूएई में लिंग अनुपात कम होने का एक मुख्य कारण जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी कि पुरुष कामकाजी जितनी भी आबादी है वहां की उनका चयनात्मक प्रवास हो चुका है, वहां से माइग्रेट हो चुका है, इस वजह से उसका लिंग अनुपात क्या हो चुका है? कम हो गया है। ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है 23 में कौन सा गुण लोगों में भेद नहीं करता? भेद बोले तो उसके अंदर डिफरेंशिएट पैदा नहीं करती, विभेद नहीं करता है। आयु, लिंग, व्यवसाय या निर्माण? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, निर्माण जो है ये लोगों के बीच में भेद नहीं करता। आयु बिल्कुल भेद करता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। लिंग भी आपका भेद करता है। व्यवसाय, काम, आप ऊंचा काम कर रहे हो, नीचा काम कर रहे हो, आप ऑफिसर बने हो, आप क्लर्क बने हो, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भेद करता है। लेकिन अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो ये भेद नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है 24 में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? प्राथमिक गतिविधि है। ऑप्शन है कृषि, खनन, मत्स्य या फिर सभी। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे कृषि भी प्राइमरी सेक्टर का काम करता है, खनन भी होता है प्राइमरी सेक्टर में, और मछली पालन भी आपके प्राइमरी सेक्टर में प्राथमिक गतिविधि में आता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बचा, जो कि सब ऑल की बात कर रही है, तो यहाँ पे सबके सब प्राथमिक गति के कैटेगरी में आएगा यहाँ पर।
अगला सवाल है 25th, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 25th, कौन सा गुण लोगों में भेद करता है? यहाँ पे बात कर रहे हैं हम करता है, कौन सा गुण है, एट्रीब्यूट है जो लोगों में क्या करता है, भेद करता है? आयु, लिंग, व्यवसाय या सभी? तो ऑप्शन डी होगा जो कि यहाँ पे सब करेगा। आयु भी भेद करता है, लिंग भी भेद करता है, और व्यवसाय जो आपकी ऑक्यूपेशन होती है, कामकाज होता है, वो भी हमारा क्या करता है, भेद करता है। सो इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका सब सही क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो एंड होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगा होगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, नहीं भी पूछे जाएंगे तो एक आपको आइडियाज़ मिलेगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का लिंक होता है एक दूसरे से आंसर निकालने का। एंड बस इतना ही, प्रिपरेशन करो, बेस्ट ऑफ लक। एंड लास्ट में अगर वीडियो ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड लास्ट में अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।